नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाओ। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीपी यूपीएसआई वीडियो 2023 का पेपर देने वाले हो, तो आपके लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग चैनल को लाइक कर दो, ठीक है। सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, और जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के सेशन को। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पहला प्रश्न है, सभी लोगों को इस पहले प्रश्न का आंसर करना है, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर करते चलो भाई। हड़प्पा सभ्यता का जो मांडी स्थल है, ठीक है, तो ये भारत में कहां पर स्थित है? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। बताइएगा क्या आंसर होगा? गुजरात होगा, हरियाणा होगा, राजस्थान होगा या फिर उत्तर प्रदेश होगा? पहले प्रश्न की बात करेंगे। देखो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट होगे। तो देखो ये हड़प्पा सभ्यता का जो ये स्थल है मांडी, ठीक है, मांडी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं और कौन सा, तो देखो आलमगीरपुर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो आलमगीरपुर। तो ये भी कहां पर है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आलमगीरपुर और मांडी ये दोनों उत्तर प्रदेश में है, और सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। तो जितने लोगों ने पहले प्रश्न का ऑप्शन डी आंसर किया भैया बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहां पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो सर्व शिक्षा अभियान की हम लोग बात करेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की बात करेंगे। बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा? सर्व शिक्षा अभियान की बात करेंगे, क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से सारे लोग बताना कि इस अभियान की शुरुआत कब की गई है? 2000 में की गई है, 1998 में की गई है, 2003 में की गई है या फिर 2002 में की गई है? दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और करेक्ट आंसर की हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो देखो सर्व शिक्षा अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई है 2000 से 2001 के दौरान, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करेंगे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन ए आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2000 से 2001 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। कंट्रोल प्लस वी का अर्थ क्या होता है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगर हम लोग बात करें आपके एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में कंप्यूटर से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। क्या होगा? तो आपका अगर हम लोग बात करेंगे तो आईटी जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, सूचना तकनीकी जो है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो बताइएगा, बहुत ही आम चीज है, आप लोग यूज भी करते होंगे। कंट्रोल प्लस वी अर्थ क्या होता है? कॉपी करना, पेस्ट करना, डिलीट करना या फिर सेलेक्ट करना, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? कंट्रोल प्लस वी की बात करेंगे। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर जल्दी से सारे लोग बताना। बहुत ही बेसिक चीज है, आप लोग डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते होंगे। अगर आप लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हो तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट करना। कोई चीज आपने कॉपी की है तो उसको आप कंट्रोल प्लस वी के द्वारा कहीं पर ले आकर के पेस्ट कर सकते हो। ऑप्शन बी जो करोगे जितने लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चौथे प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जानदार सेशन आज का होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। चौथे प्रश्न का आंसर करना, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को उसके पद की, उसके पद का मतलब किसकी भाई? तो राष्ट्रपति के पद की। ठीक है, तो राष्ट्रपति के शपथ, पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा? बताइएगा चौथे प्रश्न को, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? बात हो रही है शपथ की। और आपको पता है कि राष्ट्रपति को उसके पद के लिए जो शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो जितने लोग ऑप्शन डी कर रहे हो, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये राष्ट्रपति को उसके पद के लिए शपथ दिलाता है। अगर आपसे पूछ लेता कि जो राष्ट्रपति होता है ये राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता? उपराष्ट्रपति हो जाता। ठीक है, राष्ट्रपति त्याग पत्र जो है ये उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग होती है। ठीक है, क्या होती है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो महाभियोग होती है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, शपथ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है भाई, बात ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। पांचवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? तो कौन सा ऐसा नेता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाया? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस? क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से सारे लोग बताना। कौन सा नेता है जो कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाया है, अध्यक्ष नहीं बन पाया है? पांचवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे नेता है जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रह पाए। अगर हम लोग बात करेंगे लाला लाजपत राय की, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है। अगर हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो इन्होंने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो देखो इन्होंने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो इन सब को याद रखना। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है भाई, बात चलो यहाँ पर देख लो भाई। यहाँ पर अगर हम लोग बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये एक राष्ट्रवादी शिक्षक हैं, समाज सुधारक हैं, वकील हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे। बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं और ये एक ऐसे नेता है जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। लाला लाजपत राय की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? इन्होंने 1920 में अधिवेशन की अध्यक्षता की है। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने 1938 और 1939 में हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है भाई, बात तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। ठीक है, तो 1926 में अगर हम लोग बात करेंगे गठित नौजवान सभा, सबसे पहले तो एक बात ये याद रखना कि जो ये नौजवान सभा है इसका गठन हुआ था 1926 में। ठीक है, कब हुआ था? नौजवान सभा का गठन हुआ था 1926 में। अब बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता नौजवान सभा की स्थापना किसने की है तो देखो भगत सिंह थे संस्थापक। ठीक है, नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह थे। ठीक भाई, तो भगत सिंह तो है ही। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे यशपाल भी है, छबील दास की बात करेंगे ये भी है, अंबिका चक्रवर्ती जो है ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? ये नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। भगत सिंह की बात करेंगे संस्थापक है, यशपाल की बात करेंगे, छबीलाल की बात करेंगे तो छबील दास जो है ये सारे लोग थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। ऑप्शन डी पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो यहां पर देखो 1926 में क्या होगा भाई?
नौजवान सभा की स्थापना होगी, संस्थापक हैं भगत सिंह। और इसमें अन्य सदस्यों की बात करेंगे तो यशपाल भी है और छबील दास भी है, जबकि अंबिका चक्रवर्ती जो है ये नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे भाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम लोग बात करें भगत सिंह ने औपनिवेशिक गुलामी, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो इसके विरुद्ध भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई विचारधारा देने के लिए इस नौजवान सभा का गठन किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई है। ठीक है, क्या होगा भाई, एनसीईआरटी की बात की जा रही है, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, क्या होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और स्थापना कब हुई है इसका ये आपको बताना है, 1956 में, 1959 में, 1961 में या फिर 1962 में। क्या करेक्ट आंसर होगा, सातवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। देखो एनसीईआरटी के अगर भी वर्तमान में अध्यक्ष पूछ ले तो अध्यक्ष कौन होंगे इनको भी याद रखना, तो ये होंगे दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, कौन है, तो एनसीईआरटी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं दिनेश प्रसाद सकलानी अध्यक्ष हैं। स्थापना होगी 1961 में। जितने लोग ऑप्शन सी करोगे एकदम बढ़िया वाला, बल्ले बल्ले हो भाई, एकदम आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में होगी। ऑप्शन सी जितने लोग आंसर किए हो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताना है जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। ठीक है, देखो प्रश्न को कितना अच्छे तरीके से घुमा करके पूछा है। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और अब देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर करते हो। ठीक है, तो उस विदेशी पत्रकार का नाम बताना है जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार लिखा था। अब चलो इस प्रश्न की बात करते हैं। देखो सॉल्ट का मतलब क्या होता है, सॉल्ट का मतलब होता है नमक। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो धरसना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना में क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह हुआ था। और आपको पता है जो नमक सत्याग्रह हुआ था या फिर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उस समय गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार था भाई, जो पत्रकार रहा होगा वही लिखा होगा, तो बताना भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है या फिर आप कह सकते हो जो नमक सत्याग्रह है। ठीक है, तो इस नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार था, ये आप लोगों को आंसर करना है। इसी प्रश्न को देखो कितना बेहतर तरीके से घुमा करके पूछा है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। तो देखो जो ये सविनय अवज्ञा या नमक सत्याग्रह होता है ये होता है 1930 में, और इस समय गांधी जी के साथ जो पत्रकार था वो था वेब मिलर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, वेब मिलर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ था और इसी ने क्या किया था, नमक सत्याग्रह पर ठीक है समाचार दिए थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। अच्छा देखो यहाँ पर वही बात कही गई है, धरसना साल्ट वर्क्स जो है सत्याग्रह के बारे में समाचार देने वाला विदेशी पत्रकार वेब मिलर था। 1930 में ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है जो नमक है, जो नमक कानून था उसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था और इस समय गांधी जी के साथ यही पत्रकार थे, तो इन्होंने ही ठीक है इसके बारे में सूचना दी थी। अगले प्रश्न का आंसर करना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब सबसे पहला प्रश्न ये बन जाता है कि ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, किसकी है, तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। कौन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दूसरा प्रश्न क्या बन जाता है भाई कि यही पुस्तक है जिसमें दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, तो धन निष्क्रमण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, किसका, तो धन निष्क्रमण का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, यही वाली किताब है आपकी जिसमें दादा भाई नौरोजी ने
धन निष्क्रमण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, धन की निकासी। ठीक है, क्या करते हैं, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, तो जिसको हम लोग कहते हैं धन की निकासी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ क्या करेंगे, ड्रेन ऑफ कहते हैं वेल्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ। धन निष्क्रमण का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। किस पुस्तक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1921 में दादा भाई नौरोजी की ये, सॉरी 1921 नहीं, 1901 में। ठीक है, तो 1901 में दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक प्रकाशित होती है, और इसी पुस्तक में सबसे पहले धन निष्क्रमण ड्रेन ऑफ वेल्थ का दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर वही बात बताई गई है, 1901 में ये पुस्तक प्रकाशित होगी, इसी में इन्होंने धन निष्क्रमण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न का आंसर करना, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां अलग मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वह शरारत छोड़ गए हैं। तो ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। बताइएगा भाई, किसने ये बात कही है। क्या आप मुझे एक भी ऐसा स्वतंत्र देश दिखा सकते हो जहां पर अलग मताधिकार हो, अंग्रेज तो जा चुके हैं परंतु वह शरारत छोड़ गए हैं। तो ये बात किसने कही है, सोमनाथ लाहिड़ी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर NG रंगा ने। क्या करेक्ट आंसर होगा, 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, किसने कहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि एक भी मुझे कोई ऐसा देश, स्वतंत्र देश दिखा दो जहां पर क्या हो, अलग मताधिकार हो। ठीक है, अंग्रेज तो चले गए लेकिन उन्होंने लड़ाने के लिए हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए क्या किया है अपना, ठीक है, ये शरारती काम छोड़ गए हैं। ठीक है भाई बात, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो, अगर हम लोग बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने संविधान सभा में बहस के दौरान ये बात कही थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को। मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया, तो ये तो एकदम हलवा प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलो जल्दी से बताना भाई, मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया। सबसे पहले तो प्रश्न बन जाता है कि इनको लिया किस देश से गया है, तो मूल अधिकारों को लिया गया है अमेरिका से। पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले कितने मूल अधिकार थे, तो पहले मूल अधिकार थे 7। अगर वर्तमान में हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। ठीक है, कौन सा अधिकार हटाया गया था, तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। ठीक है, कौन सा, तो संपत्ति अधिकार हटाया गया था, किस संशोधन हटाया गया था, तो 44वें संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, और इसको हटाने के बाद मूल अधिकारों की संख्या कितनी बची थी, 6 बची थी। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो ध्यान रखना 14 से लेकर के 32 में। ठीक है, तो 14 से लेकर के 32 में 6 मूल अधिकारों की बात की गई है। भाग की अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो भाग आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ध्यान रखना, तो भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में क्या किया गया है, 6 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया भाई। ठीक है, ध्यान रखना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है सभी लोगों को, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छा है, और ऑप्शन में क्या किया है, आपको चिल्का भी दे रखा है और सांभर भी दे रखा है, लुनार भी दे रखा है और बुलर भी दे रखा है। बताइएगा खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी। चिल्का भी ऑप्शन में है और सांभर भी ऑप्शन में है। चलो बताओ क्या मारोगे, क्या आंसर करोगे, चिल्का करोगे, सांभर करोगे, लुनार करोगे या फिर वुल्लर करोगे, क्या करेक्ट आंसर करोगे। तो 12वें प्रश्न की बात करेंगे, जितने लोग ऑप्शन बी करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, क्या करोगे, तो ऑप्शन बी सांभर झील, जितने लोग आंसर करोगे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है, और कहां पर है, तो ध्यान रखना ये आपके राजस्थान में है।
ठीक है, कहाँ पर? तो राजस्थान में है सांभर झील, और ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो, सांभर झील राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत का 60% नमक जो है वो इस सांभर झील के द्वारा होता है। बुलर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और अगर हम लोनार की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चलो अब इस प्रश्न का आंसर करो। देखो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, और अब की बार क्या पूछ दिया, भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी कौन सी झील? तो लैगून झील आंसर कर दिया। ठीक है, क्या पूछ लिया आपसे? लैगून झील पूछ लिया है। तो अभी बताओ आंसर क्या करोगे? पुलिकट, चिल्का, कोलेरू या फिर किलीवेली? क्या करेक्ट आंसर होगा? 13वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी झील, ठीक है, सबसे बड़ी लैगून झील। तो ध्यान रखना, जब आपसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो आप सांभर करोगे, लेकिन जब आपसे खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील आंसर कर पूछे तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर चिल्का झील हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चिल्का झील कहां पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, कहां पर है? तो उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील, और ये क्या है? ये खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात। चलो तो यहाँ पर देखो, भारत के पूर्वी तट पर स्थित चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील है, और ये जो चिल्का झील है किसके लिए? झींगा मछली के उत्पादन के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, झींगा मछली का उत्पादन होता है कहाँ पर? चिल्का झील में। अच्छा, अगर पूछ ले झींगा मछली से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो ध्यान रखना गुलाबी क्रांति। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? तो झींगा मछली से गुलाबी क्रांति संबंधित है भाई। ठीक है, कौन सी? गुलाबी क्रांति, झींगा मछली के उत्पादन से। ठीक भाई बात। चल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? भारत के उत्तर पश्चिम में पूछा जा रहा है। अब उत्तर पश्चिम की अगर हम लोग बात करते हैं तो जरा मैप से समझने की कोशिश करना भाई। ठीक है, जो ये वाला आपका जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला भारत का हिस्सा उत्तर पश्चिम होगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या होगा? तो ये वाला हिस्सा उत्तर पश्चिम होगा। तो इस उत्तर पश्चिम वाले भाग में कब पूछ रहा है आपसे? शीत ऋतु में पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम वाले भाग में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? मानसून की वापसी के कारण, चक्रवाती अवदाब के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। तो देखो, अगर हम लोग उत्तरी पश्चिमी भारत में बात करेंगे और शीत ऋतु में बात करेंगे तो जो वर्षा होगी वो किसके कारण होगी? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगी। ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, किसके कारण होगी? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। यहाँ पर देखो, बात वही बताई गई है जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो वही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? देखो, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इस प्रश्न को मैं भी कई बार रिवाइज कराता हूं आप लोगों को। ठीक है, पहले भी मैं इस प्रश्न को कई बार करा चुका हूं, क्योंकि इस प्रश्न के बार बार पूछे जाने से इसकी महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो बताइएगा, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 1000, परम ईशान, परम 8000 या फिर परम शिवाय? क्या हो जाएगा? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अब देखो, पहला है तो फिर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की बात कर रहा है। बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, परम 8000, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा फ्रंटियर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो फ्रंटियर जो है ये दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है। और किस देश ने बनाया है? तो अमेरिका ने बनाया है। ठीक है, अमेरिका ने दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर बनाया है। इस बात को भी आप याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 16वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। लाइनेक्स क्या है?
बताओ लाइनेक्स क्या है भाई, आपने नाम सुना होगा तो बताना लाइनेक्स क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंट्री सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो लाइनेक्स क्या हो जाएगा, देखो आईटी से आपके एग्जाम में प्रश्न आपको क्या होगा देखने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से, सूचना तकनीक से प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इसलिए कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है। लाइनेक्स क्या हो जाएगा, जितने लोग ऑप्शन ए करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, क्या है लाइनेक्स क्या है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ब्लैक रोवर पौने चलती हैं, तो ब्लैक रोवर बात की जा रही है। ब्लैक रोवर क्या है भाई, तो ये देखो ब्लैक रोवर जो होती है ये धूल भरी आंधी होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, ब्लैक रोवर जो है ये धूल भरी आंधी होती है। और ये चलती कहाँ पर है ये आपको बताना है, स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में या फिर फ्रांस की खाड़ी में। ब्लैक रोवर पवन कहाँ पर चलेगी, 17वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। फटाफट आंसर करते चलो भाई, ब्लैक रोवर पवन कहाँ पर चलेगी, स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में या फिर फ्रांस की खाड़ी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक रोवर हम लोग बात करें तो देखो ब्लैक रोवर आपसे पूछे, आपसे चिनूक पूछे, ठीक है, आपसे चिनूक हवा पूछे या फिर आपसे ब्लैक रोवर पूछे, तो क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी होगा, उत्तरी अमेरिका होगा, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, कौन सी हवाएं, तो देखो चिनूक हवा अगर पूछी जाती है तो भी आपका आंसर जो है उत्तरी अमेरिका होगा। अगर आपसे क्या करता है ब्लैक रोवर पूछता है तो भी क्या हो जाएगा, तो भी आपका आंसर जो होगा वो उत्तरी अमेरिका होगा। ठीक है, तो ये सब हवाएं आपके उत्तरी अमेरिका में चलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। देखो क्या किया गया है, आपसे पूछा गया है कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, तो नहीं बताना है आपको, ध्यान रखिएगा नहीं को मेंशन कर लो सबसे पहले ताकि प्रश्न गलत होने की संभावना ना रहे। कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश है, लाटविया, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट। क्या करेक्ट आंसर होगा 18वें प्रश्न का, जल्दी से आंसर करते चलो। और देखो भाई जितने लोग जुड़े हो बाद में सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, सेशन को क्या कर लो भाई, सेशन को सब्सक्राइब कर लो, जो ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। रोज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आता हूं, तो कम से कम लाइक तो बनता है, तो एक बार लाइक कर दो सभी लोग, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लाटविया हो जाएगा। लाटविया की राजधानी क्या है, तो राजधानी का नाम भी याद रखना रीगा हो जाएगा। ठीक है, क्या है, लाटविया की राजधानी क्या है, रीगा है। और ये कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। कैमरून की बात करेंगे, घाना की बात करेंगे, आइवरी कोस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर कोको का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पर बात करते हैं, देखो कोको के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो कैमरून है, आइवरी कोस्ट है, घाना है, ब्राजील है, नाइजीरिया है, ये सब है। लाटविया कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। ठीक है, तो बताइएगा सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा कहां पर परावर्तित होगी, रेत का रेगिस्तान में, ठीक है, जो रेगिस्तान है रेत वाला वहां पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा परावर्तित होगी। धान की खेत वाली जो भूमि है, खेती वाली जो भूमि है वहां पर, प्रेयरी भूमि में होगी या फिर ताजा बर्फ से ढकी भूमि, कहां पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा परावर्तित होगी। 19वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताना भाई, सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा कहां पर परावर्तित होगी। 19वें प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा, चलो जल्दी से आंसर करते चलो भाई, जितने लोग ऑप्शन सी करोगे बिल्कुल करेक्ट होगे। ठीक है, ताजा बर्फ से जो ढकी भूमि है ये क्या करेगा, ये बाकियों की तुलना में सूर्य की रोशनी को ज्यादा परावर्तित करेगा। तो जितने लोग ऑप्शन सी आंसर करोगे भाई एकदम करेक्ट हो जाओगे, सी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बात, चलो यहाँ पर देखो
अगर हम लोग बात करेंगे तो विकल्प के अनुसार क्या होगा, सूर्य की रोशनी को ताजा बर्फ की जो भूमि होती है वो ज्यादा परावर्तित करती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद रखना कि जो ये सूर्य किरण जो परावर्तित होती है उसको क्या कहते हैं, उसको एल्बिडो कहते हैं। तो ये भी पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना क्या कहते हैं, तो इसको एल्बिडो कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है सभी लोगों को। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया है? ठीक है, तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खतरनाक वाला सवाल है, प्रश्न कई बार पूछा गया है। बताइएगा, दोहरी शासन व्यवस्था अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दोहरी शासन व्यवस्था कब से कब तक लागू थी? तो ये 1765 से लेकर के 1772 के दौरान बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, या इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है द्वैध शासन व्यवस्था। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसी को कहा जाता है द्वैध शासन या दोहरी शासन व्यवस्था। 1765 से लेकर के 72 के दौरान बंगाल में लागू थी। और किसको इसे समाप्त करने का श्रेय आता है? तो ये जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स को दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय जाता है। 1773 में आपको पता है, 1773 में क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, कौन सा आएगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है वारेन हेस्टिंग के समय में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है, आपके सामने ये रहा। चलिए 21वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों के संदर्भ में कहा था कि हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है? मूल अधिकारों के संदर्भ में, ठीक है, मूल अधिकारों की बात करें तो अभी हम लोगों ने बात की थी कहां पर भाई, तो ये है भाग 3 में। ठीक है, किस देश से लिया गया, यूएसए से लिया गया। किस अनुच्छेद से, किस अनुच्छेद, तो 14 से लेकर के 32 में मूल अधिकारों की बात की गई है। संख्या कितनी है मूल अधिकारों की, तो 6 मूल अधिकार है। ठीक है, तो बताइएगा मूल अधिकारों के संदर्भ में किसने कहा है कि हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा है और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 21वें प्रश्न की बात करेंगे तो देखो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन डी करोगे, राधा कृष्णन करोगे, बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राधा कृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं और इनके द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अभी तक तो हम लोग मूल अधिकार की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य जो है ये कहां पर है भाई, तो ये आपके, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की अगर हम लोग बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य जो है ये कहां पर है, तो ये है भाग 4 का में। ठीक है, कहां पर है, भाग 4 का में है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 का में है। ठीक है, किस देश से लिए गए हैं, तो ये आपके लिए गए हैं रूस से। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। अगर हम लोग बात करेंगे वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर 10 मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य क्या होंगे, तो आपके 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े जाएंगे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य होगा वो क्या होगा, वो 86वें संशोधन से जोड़ा जाएगा। तो वर्तमान में कुल संख्या 11 है मौलिक कर्तव्यों की। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों को मानना, ये सब आपके मूल अधिकार हैं। ये सब आपके मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन आम चुनाव में मतदान करना, ठीक है, वोट करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा भाई। ठीक है, तो आम चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पर वही बात कही गई है कि भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य दिया गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 2002 में जोड़ा गया है। और मतदान करना ये आपके मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। अगले प्रश्न की तरफ, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? चलो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा
ठीक है। तो डोगरी भाषा, अच्छा डोगरी भाषा की अगर हम लोग बात करें तो डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन से शामिल किया गया है? ठीक है, डोगरी भाषा की अगर हम लोग बात करें 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी? तो पहले थी 14 भाषा। वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक है, कितनी भाषा है? वर्तमान में 22 भाषा है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये जो डोगरी भाषा है तो इसको किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो 92वां संशोधन। ठीक है, कौन सा होगा? तो 92वां संशोधन आपका होगा 2003 में। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था? तो 4 भाषाएं थी आपकी, कौन कौन सी थी? बोडो, एक आपकी थी डोगरी, एक आपकी कौन सी थी? मैथिली, मैथिली, और कौन सी भाषा आपकी थी? तो एक संथाली। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 4 भाषाएं थी जिनको 92वें संशोधन से क्या किया गया है? जिनको 92वें संशोधन से शामिल किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है। अच्छा, किस राज्य में बोली जाती है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जितने लोग करोगे, जम्मू एंड कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। नरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई है? ठीक है, तो केंद्र सरकार की योजना है नरेगा। और ठीक है, नरेगा की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है ये नरेगा का फुल फॉर्म हो जाएगा। किस वर्ष में शुरुआत की गई है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बताइएगा। 1995, 2003, 2006 या फिर 2009? क्या करेक्ट आंसर होगा? 24वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। नरेगा की बात की जा रही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 2006 में नरेगा की शुरुआत की गई है और 2009 में क्या कर दिया गया है? 2009 में नरेगा का नाम बदल करके महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, मनरेगा हो गया है। ठीक है, तो अगर आपसे नरेगा पूछेगा तो आप 2006 करोगे, मनरेगा पूछेगा तो 2009 करोगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वें प्रश्न का आंसर करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा विधेयक है जिसको क्या कर सकते हैं भाई? पहली बार में जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। साधारण विधेयक होगा, संविधान संशोधन विधेयक होगा, राज्य पुनर्गठन विधेयक होगा या फिर धन विधेयक होगा? तो कौन सा विधेयक है जिसको सबसे पहले हम लोग लोकसभा में राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, धन विधेयक हो जाएगा। धन विधेयक की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 110 में कही गई है। ठीक है, कहां पर कही गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है और धन विधेयक को पहले हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, राज्यसभा में कभी भी प्रस्तावित नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बात देखो यहाँ पर वही कही गई, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की बात की गई है और बाकी चीजें आप यहाँ पर देख लेना। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर अपनी स्वीकृति देना होता है, अगर नहीं देगा तो भी उसको पास मान लिया जाएगा। 26वें प्रश्न का आंसर करना भाई। निम्नलिखित में से शासकों का सही कालानुक्रम निर्धारित करना है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो सही कालानुक्रम आपको बताना है, बताइएगा क्या होगा? कौन सा राजा सबसे पहले होगा? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश? करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। 26वें प्रश्न की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले आपके कौन होंगे? सबसे पहले तो होंगे इल्तुतमिश होंगे, इसके बाद कौन होंगे? इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी होंगे, इसके बाद कौन होंगे? इसके बाद शेरशाह सूरी होंगे और फिर सबसे लास्ट में आपके अकबर होंगे। तो 1, 2 और फिर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो सबसे पहले चौथे नंबर पर इल्तुतमिश है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हैं। तो 4-3 आपको कहाँ पर मिल रहा है? एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 4-3-1-2 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ठीक है, तो बताना है कौन से संत हैं जो शिवाजी के समकालीन हैं। तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य? क्या करेक्ट आंसर होगा? बताइएगा कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? चलिए फटाफट आंसर करो भाई। शिवाजी के समय में उनके समकालीन कौन से संत थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, तुकाराम। ठीक है, ऑप्शन ए जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। तुकाराम जो है ये शिवाजी के समकालीन संत थे। चलो आगे बढ़ते हैं
हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन माने जाते हैं? चलो 28वें प्रश्न का आंसर करो कुछ। अब लास्ट में हम लोग कुछ हिंदी के प्रश्नों को कर लेते हैं। बताइएगा, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार किसे माना जाता है? हरिशंकर परसाई को, जयशंकर प्रसाद को, राम प्रसाद शुक्ल को, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को? चलो जल्दी से बताना भाई। तो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार किसको माना जाता है? 28वें प्रश्न का जितने लोग आंसर क्या करोगे? ऑप्शन ए करोगे, हरिशंकर परसाई करोगे। ऑप्शन ए जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो भाई, ठीक है, एकदम बढ़िया वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चक्रधर शब्द क्या है? ठीक है, तो चक्रधर शब्द क्या है? रूढ़ है, यौगिक है, योगारूढ़ है, या फिर विदेशी है? क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताइएगा। चक्रधर शब्द की बात करेंगे तो कौन सा शब्द हो जाएगा? रूढ़ होगा, यौगिक होगा, योगारूढ़ होगा, या फिर विदेशी होगा? तो चक्रधर शब्द देखो, जो कोई ऐसा शब्द जो किसी विशेष अर्थ की जो है, जिससे किसी विशेष अर्थ का पता चलता हो, वो आपके क्या होते हैं? योगारूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा शब्द जो क्या करे, किसी दूसरी चीज के बारे में जानकारी दे, ठीक है, तो वो आपके योगारूढ़ शब्द होते हैं। अगर हम लोग बात करें चक्रधर, मतलब कि चक्र को धारण करने वाला, मतलब कि किसकी? मतलब कि किसी दूसरे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कौन ऐसा है जो चक्र को धारण करता है? भगवान विष्णु। ठीक है, तो किसी दूसरे के बारे में जो शब्द जो है सूचना देते हैं वो आपके योगारूढ़ आते हैं। ठीक है भाई याद, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान है। यह, कौन, क्या, कुछ, क्या हो जाएगा? कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम? अनिश्चय मतलब भाई क्या है? अब देखो, जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है, अनिश्चयवाचक मतलब कि क्या हो? जिसमें निश्चय ना हो पा रहा हो। ठीक है, जिसमें निश्चय ना हो पा रहा हो, निश्चित ना हो, वो आपका अनिश्चयवाचक होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या? कुछ। कुछ जो है ये क्या होगा? ये अनिश्चयवाचक है। पता नहीं चल पा रहा भाई कितना है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, क्या है? ठीक है, सामान है या फिर कुछ और है, क्या है? कुछ। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। अस्थाई भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारक होते हैं, क्या होगा भाई? जो अस्थाई भाव है उसको जगाने वाला और उद्दीप्त करने वाला कारक क्या होगा? आलंबन होगा, उद्दीपन होगा, विभाव होगा, अनुभाव होगा। 31वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विभाव होता है। ठीक है, क्या होता है? तो विभाव होता है, अस्थाई भाव को जगाने वाला, उद्दीप्त करने वाला कारक, ऑप्शन सी। चलो 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम नोट कर डालो, छाप लो। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा? क्या हो जाएगा भाई बताइएगा? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? 32वें प्रश्न का ऑप्शन जितने लोग बी करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है भाई। ठीक है, क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट भाई बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 33वें प्रश्न का आंसर करना। छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है? 33वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। बताइएगा, छायावादी युग के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? जयशंकर प्रसाद माने जाएंगे, श्रीधर पाठक माने जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत माने जाएंगे, या फिर रामचंद्र शुक्ल माने जाएंगे? चलिए जल्दी से बताना भाई क्या हो जाएगा? तो छायावादी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? करेक्ट आंसर की हम लोग बात करेंगे 33वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। इनकी एक इनकी रचना है कौन सी? तो झरना। ठीक है, तो इसी रचना के साथ जो है छायावादी युग की शुरुआत मानी जाती है। प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न का आंसर करना। प्रसारण का विलोम क्या होगा? ठीक है, 34वें प्रश्न का आंसर करना है, प्रसारण का विलोम क्या होगा?
प्रतिपादन होगा, आरक्षण होगा, आकुंचन होगा, सदर्शन होगा। प्रसारण का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो प्रसारण की विलोम की बात करेंगे। प्रसारण का मतलब क्या होता है? प्रसारण का मतलब होता है प्रसार करना या फिर फैलाना, फैलाव, ये प्रसारण का अर्थ होता है। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा भाई सिकोड़ना, सीमित होना, और इसका विलोम हो जाएगा आकुंचन। ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक है, तो प्रसारण का विलोम हो जाएगा आकुंचन। ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बात करते हैं सेशन के आखिरी प्रश्न की। सन्यासी का पर्यायवाची है, अब बताइएगा। तो सन्यासी का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा भाई? ढोंगी होगा? ढोंगी तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई सन्यासी का पर्यायवाची। अब बाबा होगा, वृद्धा होगा, दंडी होगा, क्या होगा? चलो जल्दी से बताना भाई। तो ऑप्शन बी सी डी, चलो एक ऑप्शन तो मैंने आप लोगों के लिए कम कर दिया है, 3 ही ऑप्शन में बताना है, थोड़ी सी मदद मैंने कर दी है। सन्यासी का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा दंडी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग वैरागी की बात करेंगे तो वैरागी भी क्या हो जाएगा? तो ये भी सन्यासी का पर्यायवाची हो जाएगा, वैरागी भी। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल बात करेंगे ऑप्शन डी दंडी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सन्यासी का पर्यायवाची। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। सेशन को एक बार जितने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दो, और जो लोग पहली बार हो वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। आज के लिए बस इतना ही करता हूँ, कल फिर से मिलूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।